हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम संविधान के कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेदों के बारे में पढ़ेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर अभी आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को भी लाइक करें। दोस्तों, अनुच्छेद 1 है हमारा भारत राज्यों का संघ है। उसके बाद अनुच्छेद 3 कहता है संसद किसी राज्य का नाम तथा नए राज्यों का गठन व इनकी सीमा तथा नामों में भी परिवर्तन कर सकती है। उसके बाद आता है हमारा अनुच्छेद 5। अनुच्छेद 5 में हमारी नागरिकता दी गई है। अनुच्छेद 12 में राज्य शब्द की परिभाषा। उसके बाद अनुच्छेद 14, इसमें विधि के समक्ष समता दी गई है। अनुच्छेद 15 हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों। अनुच्छेद 15 में धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध दिया गया है। इसके बाद अनुच्छेद 16 में लोक नियोजन में समानता। उसके बाद आता है हमारा अनुच्छेद नंबर 17 में अस्पृश्यता का अंत। अनुच्छेद 18 कहता है उपाधियों का अंत। अनुच्छेद 19 में बोलने की स्वतंत्रता दी गई है। कोई भी व्यक्ति अपनी बात कहीं भी रख सकता है। अनुच्छेद 20 अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। उसके बाद अनुच्छेद 21 आता है जिसमें प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण दिया गया है। अनुच्छेद 21 के क में प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार दिया गया है। उसके बाद आता है हमारा अनुच्छेद 22। अनुच्छेद 22 में दोस्तों कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण। उसके बाद अनुच्छेद 23 में मानव के दुर्व्यापार यानी कि मानव तस्करी और बलात् श्रम का निषेध दिया गया है। यानी कि कोई भी मनुष्य किसी मनुष्य की तस्करी नहीं करेगा और बलात् श्रम यानी कि जो हमारे 14 साल तक के बच्चे होते हैं उनसे कोई किसी भी कारखाने में काम नहीं कर पाए। उसके बाद आता है हमारा अनुच्छेद 24। अनुच्छेद 24 में दिया गया है 6 से 14 वर्ष के बच्चों को मुश्किल कारखानों में कार्य करने पर रोक। ये अनुच्छेद 24 में दिया गया है। अनुच्छेद 26 में धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। कोई भी व्यक्ति कोई भी धार्मिक कार्य कर सकता है। उसके बाद आता है अनुच्छेद 29 में दिया गया है अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। अनुच्छेद 30 में दिया गया है शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। अल्पसंख्यक वर्ग कहीं भी कोई शिक्षा संस्थान खोल सकते हैं। ये अनुच्छेद 30 में दिया गया है। उसके बाद आता है दोस्तों अनुच्छेद 32 यानी कि 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है। ये अनुच्छेद दोस्तों बहुत इम्पोर्टेंट अनुच्छेद है। अनुच्छेद 32 कहता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अनुच्छेद 33 में है संसद द्वारा सशस्त्र बलों, पुलिस बलों आदि के सदस्यों के मूल अधिकारों पर युक्त प्रबंध। उसके बाद हमारा आता है दोस्तों 34। ये मिसिंग हो गया है। ये अनुच्छेद है हमारा 34 कहता है जब किसी क्षेत्र में सेना विधि प्रवृत्त है तथा इस भाग द्वारा प्रवृत्त अधिकारियों पर निर्बंध। उसके बाद अनुच्छेद 35 कहता है उपबंधों को प्रभावी करने के लिए विधान। इसके बाद दोस्तों अनुच्छेद आता है हमारा 40 में हमारी ग्राम पंचायतों का गठन दिया गया है। अनुच्छेद 44 में नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता दी गई है जो कि अभी कुछ दिनों पहले बहुत ही चर्चा में रहा। अनुच्छेद 45 हमारा बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का उपबंध। दोस्तों ये अनुच्छेद 21 के काम में भी दिया गया है सभी के लिए प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य हो तथा निःशुल्क हो। उसके बाद अनुच्छेद 45 में दिया गया है बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का उपबंध। उसके बाद आता है अनुच्छेद 48 में दिया गया है दोस्तों कृषि और पशुपालन का संगठन। उसके बाद आता है 48 का में पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन और वन तथा वन्य जीवों की रक्षा दी गई। उसके बाद अनुच्छेद
49 इसमें राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण दिया गया है। उसके बाद में आता है हमारा अनुच्छेद 50 में न्यायपालिका कार्यपालिका का पृथक्करण, यानी कि न्यायपालिका और कार्यपालिका किस तरह से अपनी अपनी कार्य शक्तियों का बंटवारा करती हैं, अलग होती हैं। उसके बाद अनुच्छेद 51 में राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृत्ति दी गई है। उसके बाद अनुच्छेद 51 में हमारे मूल कर्तव्य दिए गए हैं जो बहुत इम्पोर्टेंट हैं। उसके बाद आता है अनुच्छेद 52 कहता है भारत का एक राष्ट्रपति होगा। उसके बाद अनुच्छेद 53 कहता है संघ की कार्यपालिका शक्ति। अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति का निर्वाचन दिया गया है, किस तरह से राष्ट्रपति का निर्वाचन होगा। अनुच्छेद 55 में राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति दी गई है। दोस्तों, भारत के राष्ट्रपति का जो निर्वाचन है वो एकल संक्रमणीय पद्धति द्वारा होता है। इसके बाद आता है हमारा अनुच्छेद 56। अनुच्छेद 56 कहता है राष्ट्रपति की पदावधि, यानी कि राष्ट्रपति कब तक पद धारण करेगा, यह अनुच्छेद 56 के अंतर्गत वर्णित किया गया है। उसके बाद अनुच्छेद 57 पुनर्विचार के लिए पात्रता। अनुच्छेद 58 कहता है राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए जो अर्हताएं वो हमारी अनुच्छेद 58 में दी गई हैं। उसके बाद अनुच्छेद 60 राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान। राष्ट्रपति के द्वारा शपथ कहाँ ली जाएगी, वह उसको कौन शपथ दिलाएगा, ये हमारा अनुच्छेद 60 के अंदर वर्णित किया गया है। उसके बाद दोस्तों अनुच्छेद 61 कहता है राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया, ये हमारा अनुच्छेद 60 में दिया गया है। अनुच्छेद 63 कहता है भारत का उपराष्ट्रपति भी होगा, वो किस तरह से होगा और उसके जो पद धारण की क्रिया हैं वो सभी 63 के बाद में दी गई हैं। जैसे कि अनुच्छेद 64 में बताया राष्ट्रपति का राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। हमारी जो राज्यसभा है उसका जो पदेन सभापति होता है वो हमारा उपराष्ट्रपति ही होता है। अनुच्छेद 66 में उपराष्ट्रपति का निर्वाचन दिया गया है, किस तरह से इनका निर्वाचन होगा। 67 में उपराष्ट्रपति की पदावधि दी गई है। उसके बाद 69 में राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान भी दिया गया है। अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति दी गई, यानी कि राष्ट्रपति किसी भी व्यक्ति को या तो उसके दंड को कम कर सकता है, अर्थात दंड का परिहार कर सकता है, या फिर राष्ट्रपति किसी के दंड को कम कर सकता है। ये अनुच्छेद 72 में दिया गया है। उसके बाद अनुच्छेद 74 राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद का गठन, ये अनुच्छेद 74 में दिया गया है। उसके बाद अनुच्छेद 76 में भारत के महान न्यायवादी के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 77 भारत सरकार के कार्यों का संचालन। अनुच्छेद 77 में भारत सरकार के कार्यों का संचालन दिया गया है। उसके बाद में आता है हमारा अनुच्छेद 78 राष्ट्रपति को जानकारी देने आदि के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्य, अनुच्छेद 78 में हमारे दिए गए हैं। उसके बाद अनुच्छेद 79 संसद का गठन। देखिए अनुच्छेद 79, 80 और 81 जो हमारा अनुच्छेद है, इनको याद करने की एक ट्रिक भी है जिसका नाम है सरला। इसको हम इस तरह से भी याद कर सकते हैं, सरला। देखिए सा से हमारा संसद हो जाएगा, रा से हमारा राज्यसभा हो गया और ला से लोकसभा हो गया। जिस तरह से ये एक साथ क्रम में है 79, 80, 81, वैसे ही हमारा सरला क्रम में है। तो इनको याद करने की ट्रिक है सरला, इसके माध्यम से आप इसको याद कर सकते हैं। अनुच्छेद 79 में हमारा संसद दिया गया है, 80 में राज्यसभा दी गई है, 81 में लोकसभा। ये बहुत इम्पोर्टेंट हैं तीनों अनुच्छेद, इनको ध्यान से याद करें और इस ट्रिक के माध्यम से याद करें तो शायद आगे कभी इसको भूलेंगे। उसके बाद में आता है हमारा 85 में संसद का सत्र, सत्रावसान और विघटन दिया गया है। संसद का सदन कब तक चलेगा और इसका विघटन कैसे कैसे होगा, ये हमारा अनुच्छेद 85 में दिया गया हो। उसके बाद अनुच्छेद 93, इसमें लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 98 में संसद का सचिवालय दिया गया है। अनुच्छेद 106, अनुच्छेद 106 में संसद सदस्यों के वेतन और भत्ते दिए गए हैं, अनुच्छेद 106 में। उसके बाद अनुच्छेद 108, इसमें कुछ दशाओं में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाने का प्रावधान है।
अनुच्छेद 110 ये धन विधेयक की परिभाषा देता है। इसके बाद अनुच्छेद 117 में वित्त विधेयक के बारे में विशेष उपबंध दिए गए हैं। अनुच्छेद 124 उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन दी गई है। अनुच्छेद 125 न्यायाधीशों के वेतन दिए गए हैं। अनुच्छेद 129 में उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना। अनुच्छेद 137 में निर्णय या व आदेशों का उच्चतम न्यायालय द्वारा पुनरावलोकन, ये हमारा अनुच्छेद 137 में दिया गया है। उसके बाद दोस्तों आता है हमारा अनुच्छेद 143। अनुच्छेद 143 में उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति को शक्ति दी गई है। अनुच्छेद 148 में भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होगा, ये हमारा अनुच्छेद 148 में दिया गया, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। अनुच्छेद 153 कहता है राज्यों के राज्यपाल। अनुच्छेद 153 यहाँ से हमारा जितने भी राज्य के कानून हैं वो सब स्टार्ट होते हैं। जो अनुच्छेद 153 है वो राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति करता है। इसके बाद अनुच्छेद 155 में राज्यपाल की नियुक्ति, राज्यपाल की नियुक्ति किस प्रकार से होगी, ये अनुच्छेद 155 में दिया गया है। उसके बाद आता है हमारा अनुच्छेद 156। 156 में राज्यपाल की पदावधि कब तक होगी, राज्यपाल कब तक अपना पद धारण करेगा, ये हमारा अनुच्छेद 156 में दिया गया है। इसके बाद आता है अनुच्छेद 157। 157 में राज्यपाल नियुक्त होने के लिए अर्हताएँ। 159 में राज्यपाल द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान। 163 में दिया गया है राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद। उसके बाद आता है हमारा 178। 178 में राज्यों के विधानमंडलों का गठन दिया गया है। इसके बाद अनुच्छेद 169 में राज्यों में विधान परिषदों का उत्पादन और सृजन। अनुच्छेद 178 में दिया गया है विधानसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होना। उसके बाद आता है 182। दोस्तों 182 में विधान परिषद का सभापति और उपसभापति इन दोनों के बारे में दिया गया है। जो राज्य की विधानसभाएं होती हैं उनका सभापति और उपसभापति, ये हमारा अनुच्छेद 182 में दिया गया है। अनुच्छेद 214 राज्यों के लिए उच्च न्यायालय, ये अनुच्छेद 214 में दिया गया है। अनुच्छेद 217 उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति और उनके पद की शर्तें, ये अनुच्छेद 217 में दी गई हैं। उसके बाद आता है अनुच्छेद 233। इसमें जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति के बारे में वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 243 हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें कि ग्राम सभाएं दी गई हैं। उसके बाद आता है दोस्तों अनुच्छेद 243 खा, इसमें पंचायतों की संरचना दी गई है। अनुच्छेद 243 था में नगर पालिकाओं का गठन दिया गया है। अनुच्छेद 244 में अनुसूचित क्षेत्रों और जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन के बारे में दिया गया है। अनुच्छेद 262 में अंतर्राज्यीय नदियों या नदी दूनी के जल संबंधी विवादों का निर्णयन भी इसमें दिया गया है। इसके बाद आता है दोस्तों हमारा अनुच्छेद 263, इसमें अंतर्राज्यीय परिषद के संबंध में उपबंध दिया गया है। अनुच्छेद 266 में भारत और राज्यों की संचित निधियों और लोक लेखों के बारे में वर्णन किया गया है। इसके बाद आता है अनुच्छेद 267, इसमें आकस्मिकता निधि। 280 में वित्त आयोग। 315 में संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग, ये 315 के अंतर्गत दिया गया है। अनुच्छेद 329 में निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालय के हस्तक्षेप का वर्णन। अनुच्छेद 330 इसमें लोकसभा में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण दिया गया है। इसके बाद आता है हमारा अनुच्छेद 331, इसमें लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व दिया गया है। अनुच्छेद 332 में राज्यों की विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण। इसके बाद आता है हमारा अनुच्छेद 333, इसमें राज्यों की विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व किस तरह से दिया जाएगा। उसके बाद आता है हमारा अनुच्छेद 338। अनुच्छेद 338 में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग दिया गया है। 338 के में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग दिया गया है। देखिए दोस्तों अनुच्छेद 338 में SC के बारे में और अनुच्छेद 338 के काम में ST के बारे में दिया गया है। अनुच्छेद 339 में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के बारे में संघ का नियंत्रण दिया गया है। उसके बाद अनुच्छेद 340 कहता है पिछड़े वर्गों की दशाओं के अन्वेषण के लिए आयोग की नियुक्ति की जाए, ये हमारा अनुच्छेद 340 कहता है।
उसके बाद आता है 341 जिसमें अनुसूचित जातियाँ दी गई हैं और अनुच्छेद 342 में अनुसूचित जनजातियाँ दी गई हैं। अनुच्छेद 343 में संघ की राजभाषा, ये अनुच्छेद बहुत इम्पोर्टेंट है। अनुच्छेद 343 संघ की एक राजभाषा होगी। उसके बाद आता है हमारा दोस्तों 345, इसमें राज्य की राजभाषा और राजभाषाओं के बारे में दिया गया है। अनुच्छेद 351 में हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश दिए गए हैं। अनुच्छेद 352 में आपात की उद्घोषणा की गई है। अनुच्छेद 356 राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने की दशा में उपबंध। अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपात के बारे में उपबंध दिए गए हैं। अनुच्छेद 368 में संविधान का संशोधन करने की संसद की शक्ति और उसके लिए प्रक्रिया। ये देखिए, संविधान में जो भी संसद को संशोधन करना होगा तो अनुच्छेद 368 की सहायता के साथ उसमें किया जा सकता है। उसके बाद हमारा लास्ट अनुच्छेद आता है अनुच्छेद 352, जिसमें कठिनाइयों को दूर करने के लिए राष्ट्रपति की शक्तियाँ दी गई हैं। दोस्तों, इसके साथ हमारे जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद थे वो आज की इस वीडियो में मैंने कवर किए। इसके साथ जल्दी कोशिश करेंगे कि अपना राजनीति के ऊपर एक और वीडियो हम डालें अपने चैनल पर। दोस्तों, वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं तो नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों।